ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये प्राइमेटा में होता है, प्राइमेट्स। ओके, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस इसमें आ जाएंगे। इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स। ओएस्ट्रस, ओएस्ट्रस का मीनिंग है हीट। कि हीट मीन्स समटाइम्स जो उनका पीरियड है पूरा, मतलब पूरा जो लाइफ में मैच्योरिटी वाला टाइम है, उसमें वो एक किसी रेगुलेटरी साइकिल पे उनकी बॉडी एक हीट जनरेट कर, ठीक है। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइम्स। ओके, और उस ओएस्ट्रस साइकिल के ड्यूरेशन में ही वो कॉपुलेट करेंगे, तो वहां पे प्रेगनेंसी अटेन हो पाएगी। ओके, तो इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स सच एज काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर। इन सभी की फीमेल, ठीक है। टाइगर लिखा है तो टाइग्रेस में होगा ऑब्वियसली, ये समझ, ठीक है। क्लियर, डॉग है तो बीच में होगा, वो तो ऐसे लिखा रहता है जनरली, क्योंकि जब भी आप देखते हो ह्यूमन तो मैन बोलते हो, वी आर द मैन, ऐसे बात होती है, तो मैन में कॉमन होता है, हिडन होता है वुमेन। उसी तरीके से जब आप डॉग बोलते हो तो डॉग में सब कुछ आ जाता है, कहीं आप ऐसे जनरल बोलते नहीं हो कि ये विच है, इस तरीके से नहीं यूज करते जब तक कि वो सेपरेट नहीं करें। तो ऑब्वियसली इट इज हिडन कि इनके फीमेल में। तो अब ये कोई मुझे यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगेगा कि मैडम यहाँ टाइग्रेस होना चाहिए, यहाँ बीच होना चाहिए, वो हिडन। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज, ठीक है। ये ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, किस तरीके से कब ब्लीडिंग हो रही है, कब उसमें फॉलिकल डेवलप हो रहा है, कब ओवुलेशन हो रहा है, देन से ल्यूटियल क्यों है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। बट अभी ये समझ लेना है कि यहाँ पे कुछ एक ऐसे साइकिल है जिसके डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं और ये रिपीटेड चलती रहे। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस और हीट। एक शॉर्ट पीरियड होगा जिसमें बॉडी का टेम्परेचर राइज रहेगा। ब्लड फ्लोज इन दिस साइकिल, जहां पे कोई भी ब्लड फ्लोज नहीं दिखेगा। हाँ, अब आप बोलोगे कि जनरली आप मंकी को देख रहे हो तो मंकी को आपने ऐसा कभी ब्लीडिंग करते हुए नहीं देखा है, तो दैट इज वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ह्यूमन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस है। दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे क्या डिफरेंसेस है वो डिफरेंट पार्ट। बट एक्चुअली में उनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है या उनके पास एस्ट्रस साइकिल है, देन आंसर विल बी द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है बच्चों? दैट इज समहाउ वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। उनकी एंडोथेलियम जो एंडोमेट्रियम जो रिलीज होती है यूट्रस की, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में ब्लड के फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए हमें बाहर इस तरीके से ब्लीडेड फॉर्म में नहीं दिखती। थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करते हैं। द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, ऑब्वियसली उस हीट का इम्पैक्ट कहाँ पड़ना चाहिए, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, एंड प्राइमरी ऑर्गन इज ओवरी and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase of non-primate mammals is called estrous cycle. ये definition आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए with respect to subjective question and with respect to objective too. So somehow it is related to डेवलपिंग फेज, मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, और उस रिप्रोडक्टिव एक्टिव ऑर्गेनिज के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होने चाहिए, वहां एग का प्रोडक्शन होना चाहिए, वहां हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल ही इम्पैक्ट होगा, वो तो आपने पहले ही देख रखा है, क्लियर, हार्मोन्स में। तो उन सभी के ओवरकम से रिजल्टेंट उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव फेज दिखे। फीमेल शो स्ट्रॉन्ग इरेजिस्टेबल सेक्सुअल अर्थ। इस केस में फीमेल, जैसे अब इसमें आप एग्जांपल्स में देख रहे हो ना, जैसे डॉग हुआ, डियर हुआ, काउस हुए, तो इस टाइम में उनके अंदर एक सेक्सुअल अर्ज बोले, तो जैसे उनके बिहेवियरल से दिखेगा कि हाँ दे आर नाउ सेक्सुअली दे आर। तो उस वक्त अब तुम लोग कोई गाँव से रिलेटेड हो तो थोड़ा बहुत इस बारे में जानते होगे। तो उस टाइम में जो लोग भी गाय भैंस रखते हैं ना, वो फिर एक सेंटर होता है, वहां पे जाके वो कॉपलेट करवाते हैं अपनी गाय को, अपनी भैंस को, क्लियर। तो इस तरीके का एक फेज होता है, तो वो एक्टिविटी से पता चलता है, जो लोग उस फील्ड के हैं वो समझ जाते हैं। देयर इज एस्ट्रस, और एस्ट्रस एस्ट्रस एक ही बात है। हीट प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवम का रिलीज होना, ओवुलेशन एंड कॉपुलेशन अकर ओनली एट दैट पीरियड, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा इनमें।
अब ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो यहीं पे अब नोट डाउन कर लेना बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन डिटेल में देखेंगे, फिर एक बार कंपैरेटिव बात करेंगे उस टाइम पे। द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग डू नॉट अकर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटे छोटे आपसे कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जाम्पल पूछेंगे, और आपको डिटेल में ओस्ट्रस साइकिल में नहीं जाना है। डू नॉट अकर एग्जाम्पल काउ, शीप, रैट, डेयर, डॉग एंड टाइगर। मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम ह्यूमन वाला है, ह्यूमन फीमेल, फीमेल में जिस तरीके से होता है उसी की बात है। द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्राइमेट मैमल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना है, और ये आपके 12th बोर्ड का भी पार्ट है। अच्छा, 12th बोर्ड से याद आया मुझे, बोर्ड की भी तो टेस्ट देनी है, तो इस संडे टेस्ट के बाद नेक्स्ट वीक में बोर्ड का टेस्ट दोगे। चैप्टर में बताती हूँ कि कौन सा रखना है, नर्वस सिस्टम रख लेंगे, फिर भी एक बार देख के मैं बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं, बट प्रिपेयर रहना कि ये बोर्ड टेस्ट रहेगा अब नेक्स्ट वीक। फीमेल्स डू नॉट शो इररेस्टिबल सेक्सुअल अर्ज। इनमें फीमेल को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ उनके साइक्लिक चेंजेस होने के बाद वजह से उनके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऐसे बदल रही है कि उनके अंदर सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, जैसे इच्छा टाइप का। देयर इज नो हीट पीरियड, नथिंग लाइक अ हीट पीरियड लाइक एस्ट्रस। हाँ, एक नेचुरल चेंजेस होता है फीमेल में, दैट इज रिलेटेड टू हार्मोनल एक्टिविटी और उनकी डेली रूटीन की वजह से होता है। उसकी वजह से हो सकता है वो फीवर फील करे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में उनको फीवर आता है। सबकी ये फीमेल में फिर से वैरी करता है, इसके भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पेन का, फीवर का, वैरी करता है फीमेल टू फीमेल, ठीक है। बट ऐसा कुछ एस्ट्रस साइकिल जैसा नहीं है कि हाँ इस हीट की वजह से अब वो पॉपुलेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रिपेयर है, इस तरीके का कोई सिम्टम मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्राइमेटा में नहीं दिखेगा। एंड कॉपुलेशन अकर्स ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द साइकिल। कॉपुलेशन किसी भी टाइम वो कर सकती है फीमेल, लेकिन हाँ फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन एंड कंसीवनेस, इसको आप पूरा जब रिप्रोडक्टिव साइकिल में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन के टाइम, तो वहां पे सेफ्टी मेजर्स में भी आएगा क्या क्या नेचुरल प्रोसेस है कि कब कोई कपल कॉपलेट कर रहा है और वो कंसीव करेगी या नहीं करेगी फीमेल, ये सब वहां पे हम बताएंगे। द शेडिंग ऑफ, ये दोनों का मेन डिफरेंस है, शेडिंग, यहाँ पे नो शेड। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, सबसे इनर लेयर ऑफ यूटरस, पहले भी एक बार बताया बेटा। एंड ब्लीडिंग अकर्स मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। ओके, अब ये तुम्हें नोट नहीं करना है, ये जस्ट एक ओवरव्यू नॉलेज के लिए है कि जिसमें एस्ट्रस साइकिल कई बार हो, रिपीटेड हो रही हो। देखो जैसे इनका काउ का एग्जांपल है पॉलीएस्ट्रस, ठीक है, आफ्टर 21 डेज में इनका एस्ट्रस साइकिल रिपीट हो रहा है। बुफेलो पॉलीएस्ट्रस में आ गया। सीजनल पॉलीएस्ट्रस, कोई सीजनल ब्रीडिंग कर रहा है, सीजनल डिपेंडेंट है, शिप, कैमल, ये सभी सीजनल ब्रीडिंग में है। ओके, एस्ट्रस साइकिल की लेंथ कितनी होगी, 19 डेज, 17 डेज, 18 डेज। एंड गेस्टेशन पीरियड, मतलब उनका कंसीव करने के बाद, आफ्टर कंसीव एंड बिफोर डिलीवरी जो ड्यूरेशन होता है दैट इज गेस्टेशन, जो 9 मंथ का होता है ह्यूमन में, उसी के लिए लिखा है यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड। उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक, वो जहाँ पे पूछा जाएगा वहां मैं बताऊंगा। तो सीजनल पॉलीएस्ट्रस मेयर में, शो में पॉलीएस्ट्रस 21 डेज। तो तुम्हें एक चीज पता चल रही है कि अगर नॉन प्राइमेटा में भी आप जा रहे हो तो ओस्ट्रस साइकिल के भी सीजनल, मल्टीपल टाइम लाइफ में, और वन, जैसे फ्लावर्स में था ना, या प्लांट के केस में आपने देखा ना मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, एक बार सिर्फ बैम्बू ट्री वगैरह है, ये एक बार फ्लावर बना रहा है लाइफ में, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, तो वो कैसे, मोनोकार्पिक। सेम वे में यहाँ पे अगर पूरी लाइफ में, जैसे ये डॉग का दिया हुआ है, पूरी लाइफ में एक बार इसमें स्ट्रेस साइकिल आएगी, तो दैट इज मोनोस्ट्रेस। अब हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं वापस। सीजनल ब्रीडर आई थिंक हो चुका था, नॉन प्राइमेट, एस्ट्रस, मेंस्ट्रुअल, ये हो चुका था। ओके, that we all grow old if we live long enough is something what we recognize, but what is mean by growing old? एक बात होती है बेटा फिटनेस की, बार बार ये टर्म आएगा फिटनेस, that fitness is not related to ह्यूमन बॉडी बिल्डिंग, ह्यूमन मसल्स बिल्डिंग, ह्यूमन स्मार्ट हार्ट, उस सब से रिलेटेड नहीं होगा। ये फिटनेस क्या है, ये है रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
एक पर्टिकुलर कपल है या एक पर्टिकुलर स्पीसीज या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, आप किसी भी लेवल पे बात कर लो, उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो रिप्रोडक्टिवली किस तरीके से है, वो एक्टिव है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में है, दैट इज फिटनेस। एक पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हो तो यंगस्टर, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर मैं तुम्हें ग्राफ बताऊं तो एक पिरामिड बनता है बेटा, एज पिरामिड, पढ़ोगे आगे तुम लोग, इकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो पिरामिड में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, अभी ये जो बना रहे हैं इसके हिसाब से, अभी इसका जो नैरोइंग है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, ठीक है। नैरो होता जा रहा है मतलब परसेंटेज कम होता जा रहा है, ब्रॉडर है मतलब हाँ ब्रॉडर ज्यादा है। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये ग्राफ शो कर रहा है पॉपुलेशन को, ये पिरामिड है, एक्चुअली ग्राफ नहीं है, पिरामिड बोलते हैं इसको, ये पिरामिड शो कर रहा है पॉपुलेशन को। और इसमें अगर मैंने लोअर साइड में ब्रॉडर दिखाया है, इट मीन्स कि बच्चे और टीनेजर सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन। समझना अब हम क्या बता रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है आगे। परसेंटेज ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रन लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड टीनेज, चिल्ड्रन में वैसे टीनेज भी बोलते हैं, तो इनका परसेंटेज सबसे हाई है। ओके, ये क्या है, यंगस्टर्स मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव समझ लो। और तुम जो एक ग्रुप देख रहे हो पूरा नौकरी पेशा लोगों का, 50 ईयर्स तक का, अप टू 50 ईयर्स का, अप टू 20 to 50 ईयर्स का हम डाल देते हैं यहाँ, तो उनकी पॉपुलेशन को शो कर रहा है। फिर ये आपके क्या आ गए, ओल्ड एज वाले, ठीक है, अबव 50 डाल देते हैं, 90 तक 100 तक ले लेते हैं इसमें। तो ये एक पॉपुलेशन, अब ये पिरामिड जो मैंने बनाया है ये कैसा हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये सीधा पिरामिड इसको बोलते हैं। इस पिरामिड में आप देख रहे हो कि जो आप सीक्वेंस पढ़ रहे हो लाइफ स्पैन का, पहले आपने देखा कि ग्रोइंग फेज वाला आएगा, जुवेनाइल फेज, देन आप देखते हो कि एडोलेसेंस आएगा, देन आप देख रहे हो एडल्ट रहेगा, और उसके बाद आप देख रहे हो कि ओल्ड एज आ जाएगा। तो उसी के जिस रिस्पेक्ट में आप पढ़ते हो उसी के रिस्पेक्ट में इसमें परसेंटेज कम होती जा रही है। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ फिटनेस पॉपुलेशन हायर है ना, फिटनेस पॉपुलेशन कंपेयर टू ओल्ड पॉपुलेशन इस पिरामिड में हाई है या लो है? हाई, क्लियर। तो उस पॉपुलेशन का अमाउंट, यस बेटा करेक्ट, उस पॉपुलेशन में किस तरीके का, अब जैसे अगर ये हम जापान की बात करें, अभी हम पिरामिड तुम्हें पढ़ा नहीं रहे, पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ोगे बाद में, तो जापान में क्या है, ओल्ड एज ज्यादा है, ठीक है, तो ये पिरामिड कुछ इस तरीके से बना, क्लियर। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम है कंपेयर टू ओल्ड एज, बस अभी इतना समझो, दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, हम सभी ओल्ड होंगे ही ऑब्वियसली, ये एकदम सर्टेन कोई ट्रूथ है तो यही है। इफ वी लिव लॉन्ग एनफ, अगर हमारी लाइफ है एवरेज एज रहेगी तो हम इन सारी फेजेस को क्रॉस करके वी विल बिकम ओल्ड वंस अ डे, ठीक है। इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये हम रिकॉग्नाइज, ये अपने अंदर हम चेंजेस देखते जाएंगे कि एक एरा चल रहा है, हम भी कभी बच्चे थे, जैसे अभी तो मैं थोड़ा सा थोड़ा क्या, तो मैंने आधी लाइफ बिता ही दी है, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो मेरे अंदर एक बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, मैं अपने पापा को देखती थी या मम्मी को देखती थी, और मैं सराउंडिंग्स में देखती थी, समहाउ बस वो चीजें हुई नहीं मेरे लाइफ में, वही ठीक है। तो मुझे एक ऐसा रहता था कि मुझे जानना होता था कि मेरे पापा भी कभी छोटे रहे होंगे तो ये क्या करते होंगे, मेरी मम्मी कभी छोटी रही होंगी तो ये क्या करते, फिर मैं कोई आंटी अंकल या कोई देखती थी या भैया लोग को देखती थी, तो मेरे को एक ऐसा दिमाग में चलता रहता था। तो उस वक्त मेरे को एक मेरे अंदर से आता था कि किसी दिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और जब मैं बहुत स्टेबल रहूंगी, मेरे पास पैसे हो, मुझे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उस टाइम मैं क्या करूंगी कि मैं अपना बैग एंड बैगेज लेके और डायरी उठा के और मैं इस तरीके से लोगों से मिलूंगी और बात करूंगी। तो जैसे होता है ना कि बहुत छोटा सा है संसार, तो तब ये सोचना अच्छा लगता था। ये मैं कब की बात बता रही हूँ, जब मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक रही होंगी, तो एक लंबा टाइम था जब मेरे अंदर ऐसे थॉट चलते थे। तो मुझे लगता था अरे इन लोगों ने कितना टाइम बिताया, ये कभी छोटे थे क्या? तो मैं बहुत पापा से क्यूरियस होके पूछती थी कि आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, आपने इंजीनियरिंग की तो आप कैसे करते थे, आप गांव में थे तो कैसे थे, आप जब कॉलेज गए तो आप कैसे थे। तो एक ट्रूथ उस वक्त बच्चे वाला मन मेरा था, तो मुझे एक जानने का रहता था कि बहुत कि सब लोग कैसे कैसे बड़े होते हैं और क्या करते हैं, ठीक है, कभी बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे। फिर मैं सोचती थी मैं भी कभी बड़ी होंगी, मैं भी कभी बूढ़ी होंगी, ऐसा होगा। तो ये चेंजेस है, तो लोगों की कितनी सारी स्टोरी है,
तो उस टाइम मुझे बहुत स्टोरी जानने का मन करता था कि कैसे किसकी लाइफ है, क्या किसने किया। तो इस तरीके की क्यूरियोसिटी उस टाइम आती थी। तो एक ट्रूथ है कि सबकी लाइफ इसी स्टेजेस से जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप साइंटिफिकली बोलते हो तो ग्रोइंग ओल्ड किस चीज से रिलेटेड करते हो, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और अभी आप रिप्रोडक्शन में है तो ऑब्वियसली आपको किससे इसको रिलेट करना है, इट इज रिलेटेड टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब जस्ट सपोज, अभी फिर से मैं एक चीज बोलती हूँ कि आप इम्यूनोलॉजी से रिलेट करते हैं, इम्यूनोलॉजी से रिलेट करोगे, ये कैसा हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, इफ यू आर रिलेटेड टू और यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम, देन ऑलवेज आप सोचोगे कि ओल्ड एज, अभी जैसे थाइमस ग्लैंड पढ़ते वक्त भी मैंने बताया था, और इतना कोरोना ने आपको अवेयर कर लिया कि हाँ देयर इज समथिंग लाइक इम्यूनिटी जो जिससे ओल्ड लोगों में कम होती है। तो ओल्ड एज में भी आप उसमें क्या देखोगे कि एक डिक्लाइन की बात कर, ठीक है, मसल्स स्ट्रेंथ डिक्लाइन की बात करोगे, तो नंबर ऑफ थिंग्स में आप डिक्लाइन की बात करोगे, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस, अनुभव जिंदगी का, सलाह लेना, पेशेंस लेवल, इन सब चीजों में आप देखोगे कि ओल्ड एज के लोग जो होते हैं उनमें एक हाइट दिखेगी, एक पीक दिखेगा, उनके पास अच्छी सलाह होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं। तो देयर इज डिफरेंस, लेकिन ये फैक्ट है कि हाँ इसी तरीके से कुछ समहाउ सबकी लाइफ चलती है। ओके, तो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे फीमेल में आ जाता है मेनोपॉज एंड दे विल देन दे विल नॉट बी कैपेबल ऑफ फॉर द कंसीव, ठीक है, प्रेगनेंसी फिर वो अचीव नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती उसके बाद एक फीमेल। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या हुआ बेटा, वो प्यूबर्टी का दिन और जिस दिन मेनोपॉज नहीं हो रहा। फीमेल में आइडेंटिफाई करना इजी है, मेल में आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा, अभी मैं रिप्रोडक्शन में दिखाऊंगी भी इमेज, 88 के ईयर का मेल था, उसने तिड़वा बच्चे पैदा किए, उसकी तीसरी वाइफ हो गई, उसने ये किया वो किया, ऐसी न्यूज मिल जाएगी। एक फीमेल का भी आया था, वो भी मैं दिखाऊंगी तुम्हें, अराउंड 50 की एज की वो फीमेल थी, तब उसको बेबी बॉर्न हुआ। तो इट इज रिलेटेड कि उसका मेनोपॉज नहीं हुआ, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तभी ये पॉसिबल है। तो इट रेंजेस फ्रॉम 45 टू 55 ईयर, और ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि उसके बाद एक फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म। लेकिन मेल के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, दैट्स वाई वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Okay, the end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age. One of the parameter. This is not a parameter. ठीक है, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, बचपन में भी बचपन के दिन, ऐसे ऐसे लाइंस आपको मिल जाएगी। क्या तो था, उम्र बचपन की दिल बचपन का, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कोई टैगलाइन है। तो मीन्स आपको ये एक पता चल रहा है कि ये वन ऑफ द, एक अगर आप देखो तो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फीमेल, उसका मेनोपॉज हो चुका है तो वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है, मेल के केस में नहीं है। फिर भी मेल की मॉर्फोलॉजिकल चेंज और भी कई फैक्टर है, दैट्स वाई वन ऑफ द लिखा हुआ है। तो ओल्ड तो होगा वो, बाकी सेल का सेनेसेंस हो रहा है। एक सिंपल सा फिनोमेना यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम्हें कि नंबर ऑफ सेल्स, ये पहले भी शायद तुम लोग को बताया हुआ है सेल चैप्टर में, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होना, ग्रोथ कितनी प्रेजेंट है कितनी डेथ, मतलब कितनी नंबर ऑफ सेल फॉर्म एंड नंबर ऑफ सेल्स डेड, डिस्ट्रॉय या डेड, इसको सेल अपोप्टोसिस बोलते हैं। बहुत हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे बेटा, जब एक बेबी बॉर्न हुआ है और उसके बाद वो डेवलप हो रहा है एडल्ट एज तक, ठीक है, तो जो रेट है उसके नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन का और नंबर ऑफ सेल का डेड होने का, ये वाला रेट ये हाई है, ये लो रहता है। दैट्स वाई वो एक डेवलपिंग फेज में दिखता है। समझने की कोशिश करना, ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा, तुम्हें बस सुनना है और समझना है, कई सारी चीजें यहाँ पे रिलेटेड है। नंबर ऑफ सेल्स जो फॉर्म हो रही हैं उसका रेट या उसके नंबर, हमेशा नंबर ऑफ सेल जो उसकी डेड हो रही है, ये डेली चलता रहता है, हम लोग की सेल डेड होती है, इसमें रोने मत लगना, ठीक है, डेड हो रही है वो डाउन है, क्लियर, दैट्स वाई डोमिनेटिंग फेज उसका क्या है, डेवलपिंग फेज।
फिर एक एडल्ट के बाद जो आप 45 ईयर 50 ईयर्स तक देख रहे हो, तो यहाँ समहाउ क्या चल रहा है, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डेड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखने हैं। हाँ, रिंकल्स आना ये सब एक स्टार्टिंग हो जाता है 40+ में, लेकिन वो आप बहुत ज्यादा उसको नहीं कर सकते कि उसकी पूरी बॉडी डिटोरिएट कर रही। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर? अभी आप शाहरुख खान को देख के उसकी एज बता सकते हो, सलमान खान की देख के उसकी एज बता सकते हो, तो इट डिपेंड्स कि किस कैसा उसने क्या मेंटेन किया है। तो आप एज फैक्टर नहीं है, ये अभी बैलेंस में है। जैसे आप सी सौ वाला एग्जांपल लेते हैं ना हम कई जगह, तो ये अभी कैसे चल रहा है, बैलेंस में। क्लियर? लेकिन जैसे ही ओल्ड एज होगा तो नंबर ऑफ सेल्स जो डेड होती हैं वो कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल्स जो फॉर्म हो रही है उनसे हाई कंसेंट्रेशन में हो जाती है। दैट्स वाई बॉडी में एक डिटोरिएशन दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? समझ में आई ये बात तुम लोग को? एक जनरल मैंने लिंक कराया। हाँ या ना, फटाफट बताओ। समझ में आ गई? ओके, गुड। कनेक्ट भी हो रहा होगा अच्छे से। यस बेटा। तो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज आपको समझ में आ गया, जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाए, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर कि आप उसको कहते हैं अरे ये बूढ़ी होगी। ठीक है, बट वो सारे पैरामीटर नहीं है उसके कि वो ओल्ड एज में चलेगी। देयर आर concomitant changes, एक continuous changes in the body like slowing of metabolism, एक आपको डिक्लाइन, एक तो ऐसे ऑल ऑफ सडन कोई बूढ़ा नहीं हो जाएगा, यहाँ तक बेटा बड़े अच्छे से काम कर रहा था, आज रात को सोया और कल बूढ़ा होके उठ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे एक आपको स्लोप दिखेगा, धीरे धीरे डिक्लाइन ऐसे होगा। लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म दिखेगा। कहते हैं ना उनको हल्का खाना खाना चाहिए, बूढ़े लोगों को जल्दी खा लेना चाहिए, रात में लेट नहीं खाना चाहिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। तो वो सब क्या है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो चुकी है। आप उनको बहुत स्ट्रांग, आप कहो कि उनके अब, यार वो हम एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई अखरोट का दाना तोड़ के खा रहा है, तो वो अलग दादाजी, स्ट्रांग वाले दादाजी होंगे। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अब ये रिप्रोडक्टिव की भी बात हो रही है और लाइफ स्पैन की भी बात हो रही है, तो जस्ट आप रिलेट रखो। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो पीजीआर हो, चाहे अभी अभी आपने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, वहां पे आप ग्रोथ हार्मोन को देख लो, वहां पे आप थायरोक्सिन को देख लो, वहां पे आप गोनेडिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को देख लो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड है। क्या आप कहीं पे भी जो भी हार्मोन्स का आप बात कर रहे हो, कैल्शियम पैराथ हार्मोन की बात करो, कैल्शियम के लेवल की मेंटेन की बात करो, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रांजिशन। ठीक है, जिसमें आपका जुवेनाइल, एडल्ट एंड ओल्ड आ जा रहा है और फिर लास्ट में सेनेसेंस आ रहा है। तो अंडर पीछे फिजियोलॉजी में बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। अब आपको कहना है कि मेन मेन, इसलिए वहां पे लिखा था वन ऑफ द मेन में जाना होगा, तो हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव एक्टिव फेज एंड हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोथ। ना ये हार्मोन होते तो ना फोलिकल डेवलपमेंट होता, ना प्यूबर्टी आती, ना प्यूबर्टी के साइंस आते। क्लियर? तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, ऑल दिस फेजेस का ट्रांजिशन में सबसे मेन रोल, सबसे एक को प्रायोरिटी पे रखना है आपको, तो दैट आर हॉर्मोन्स। इंटरेक्टिंग बिटवीन हॉर्मोन्स, अब कई हार्मोन आपने देखा था वो आपस में इंटरेक्ट करके भी कर रहे हैं, हार्मोन हार्मोन मिल के भी वर्क कर रहे हैं, या आपके हार्मोन किसी और तरफ से सिग्नल्स देके और किसी मैकेनिज्म को इंड्यूस करके भी वर्क कर रहे हैं। क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन का याद हो तो वो इमेज देख लिया करो बेटा टाइम टू टाइम, उसको तो पूरे आपके डे के क्लॉक से फर्क पड़ रहा था। इस तरीके का एक इमेज मैंने दिखाया था। आपके इमोशनल्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर, आपकी डेली रूटीन का इम्पैक्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही पूरी कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। फैन थोड़ा तेज कर दो ना, चल रहा था, तेज करने पे आवाज आ रही।
ओके, यहाँ तक क्लियर है कहानी? ये बस समरी है लाइफ स्पैन से रिलेटेड और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। के बच्चों, अब इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी लाइफ की बात की गई थी, तो लाइफ में आपने क्या बोला? प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहले ही भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक लिख लो प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेट वैमेट बनते हैं, ट्रांसफर होते हैं। फिर आ जाता है फर्टिलाइजेशन, फिर आ जाता है उनका डेवलपमेंट, तो उसको बोल दो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कर सकते हैं ना बेटा इस 3 कैटेगरी में डिवाइड? आज नहीं पूछेंगे कोई क्वेश्चन, एकदम बिंदास जवाब दो। कर सकते हैं ना? अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट के बाद तुम लोगों से बात। कल पता चला मुझे कि क्लास में मेरे कितने सारे बच्चे हैं। मैसेज भर दिया तुम लोगों ने व्हाट्सएप। चलो, तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी or sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity। फिर वही कहानी है कि कोई ऑर्गेनिज्म कुछ भी कर ले, लेकिन जब आप बात कर रहे हो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी भी हो, उसकी फिजियोलॉजी कैसी भी हो, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के ऑर्गन्स किसी भी साइज के हो, कैसे भी डेवलप करें, लेकिन फंडामेंटल सिमिलरिटी वहां पे है। इवेंट आर कॉमन। Okay, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different। ये क्या हो गया बेटा? इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, ओवरी टेस्टिस की बात कर रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो डक्ट्स आ जाती है वो सेकेंडरी में आ जाते हैं, एंड जो ऑर्गन जहाँ पे गैमेट फॉर्म हो रहा है वो प्राइमरी में। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, तो हम कल से बता रहे हैं, मल्टी स्टेप है, एलाबोरेटेड है, कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पे एसेक्सुअल की तरह तो नहीं है भाई, ग्रो किया साइज में और डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंट किया और हर फ्रेगमेंट हु हा करके खड़ा हो गया, क्लियर कि हम नया में। तो वैसा तो है नहीं, यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म चल रही है, एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकन है, उसके बाद कहीं जाके प्रोजेनी डेवलप होगी। फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। Sexual reproduction is characterized by the fusion और fertilization। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो देखा था, गैमेट से गैमेट डेवलप करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी न्यू जनरेशन कर रहा था, न्यू ऑर्गेनिज्म को बना रहा था, जिसको अपन ने बोला पार्थिनोजेनेसिस। न्यू ऑर्गेनिज्म को बना रहा था बेटा। तो गैमेट वाला कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो अपन ने माइलस्टोन किसको बनाया? फ्यूजन को, इसलिए हमने बीच में क्या रखा? फर्टिलाइजेशन। तो एक फेज बिफोर फर्टिलाइजेशन, एक फेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हो जाएगा धीरे धीरे थ्योरी, देखते चलो। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सिंपल सी चीजें हैं, क्लियर? For convenience, this sequential event may be grouped into 3 distinct stages, namely, अब मार्क करो, pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event। पढ़ा हुआ है सब बेटा आप लोगों ने? कुछ भी यहाँ पे अभी इतना कंफ्यूजन नहीं आएगा कि जिसमें आप ये चीजें, आपको ऐसा लगेगा कि मैम कुछ अलग पढ़ा है। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? बिफोर फर्टिलाइजेशन जो भी स्ट्रक्चर हो रहा है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन। आप मेल फीमेल में बात करो, ह्यूमन में बात करो, तो मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन, मेल का पॉपुलेट करना फीमेल के साथ, फिर मेल का गैमेट ट्रांसफर होना, फिर गैमेट को पूरा वेजाइना यूट्रस से मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक आना, ये सब इवेंट जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन। फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर में एंथर का डेवलपमेंट, पहले तो फूल का बनना, क्लियर, फूल के बाद स्टैमेन, एंथर का बनना, पॉलिन ग्रेन का बनना, पिस्टिल का बनना, एग का बनना, ये सब इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। इवन पॉलिनेशन होना, गैमेट का ट्रांसफर होना, स्टिग्मा पे रिसीव करना, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, पॉलिन ट्यूब का ओवरी तक पहुंचना, ठीक है, वहां पे फ्यूजन होना, ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होने के बाद जब
दोनों न्यूक्लियाई आ जाएंगे आमने सामने, वहां तक की सारी प्रोसेस क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कुछ याद है अभी मैंने क्या क्या बोला? एक ग्लिम्स सबको समझ में आ रहा हो? अभी दोनों चैप्टर में यही पढ़ना है। फिर फ्लावर वाले में आप फ्लावर का पूरा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे। ह्यूमन वाले में आप ह्यूमन का प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे। क्लियर? दिस इज लाइक अ समरी। So these include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. बस एक जो लैंडमार्क है दैट इज फ्यूजन, उसको याद रखना है, इसके पहले का सब प्री। अब ये बेटा स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स लिखेंगे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो अब इतना तो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए आपको सब समझना है कि कौन सा पोर्शन प्री फर्टिलाइजेशन में, कौन सा पोस्ट। तो गैमेटोजेनेसिस ब्रेक डाउन कर लो, पहले भी पढ़ा है ये टर्म। गैमेट जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सली दो ही टाइप के गैमेट हैं, जब बीच का कोई गैमेट नहीं है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्लियर? किसके रिजल्टेंट बनते हैं? मियोसिस के। कब बनेंगे मियोसिस? जब पेरेंट होगा डिप्लॉयड, तो मियोसिस करेगा एंड गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा हैप्लॉयड। जब पेरेंट होगा हैप्लॉयड तो माइटोसिस कर देगा, ऑब्वियसली ना। हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होता है, याद है ना। माइटोसिस करेगा मतलब सिंपली डिवाइड कर देगा और गैमेट बना देगा। तो कुछ भी कर लो लेकिन यूनिवर्सली गैमेट्स आर द हैप्लॉइड इन नेचर। एग्री करते हो ना? इतनी तो कहानी याद आ रही होगी। गुड। तो एक प्रोसेस क्या हो गया बेटा यहाँ पे, गैमेट का फॉर्मेशन। दूसरा इसका पार्ट क्या हो गया भाई, उस गैमेट को फॉर्म किया, अब उसको ट्रांसफर कर दो। याद हो जुडोगैमी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। बहुत टाइम तक आपने पढ़ा था कि एल्गी एक्वेटिक, ब्रायोफाइटा एक्वेटिक, टेरिडोफाइटा एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, ब्रायोफाइटा एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ। लेकिन ब्रायोफाइटा आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से हम लोगों ने सीक्वेंस बनाते बनाते जिम्नोस्पर्म को लेके आया था कि हाँ ये भैया बिना पानी वाले जगह पे भी रह सकता है, ठीक है। इंडेड वाटर इज नीडेड बेटा, वाटर तो चाहिए ही प्लांट, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जीरोफिटिक तक भी जा रहे हो तो भी वहां पे एक सीक्वेंस है, किसको कितने पानी की जरूरत है। तो ज़ुइडोगैमी क्या था, याद है किसी को? व्हाट इज ज़ुइडोगैमी? ट्रांसफर ऑफ गैमेट विद द हेल्प ऑफ वाटर, या गैमेट में कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंचे, स्विम करके पहुंचे, उसको बोलते थे ज़ुइडोगैमी। और साइक्नोगैमी जब पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है तो दैट इज साइक्नोगैमी। तो ज़ुइडोगैमी जब तक है बेटा, यस बेटा, तो ज़ुइडोगैमी जब तक चल रहा है तो उसको वाटर का नीड है, ठीक है। तो वाटर में प्लांट में बना गैमेट उसके बाद ट्रांसफर होगा, एनिमल में बन रहा है गैमेट उसके बाद ट्रांसफर होगा। तो गैमेट ट्रांसफर भी बिफोर फर्टिलाइजेशन आ गया, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्स्ट अपन देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, एनसीईआरटी का ही लाइन है सब, मार्क करो बस। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेनेसिस, देखो ये बुक भी बार बार याद दिलाती है, यू आर अवेयर, 11th पढ़ चुके हो, okay. Gametogenesis refers to the process of formation of the two types of gamete, male and female. Gametes और haploid cell always, कोई इसमें गलती नहीं करेगा। अब अगर आप स्पर्म ओवन की बात करते हो तो दो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक। दोनों में आप देख रहे हो मियोसिस होता है, ओके। पढ़ेंगे ये सब डिटेल में। इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर, अब देखो कौन से कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं हम, फिर से तुम्हें एक रिकॉल करा दें। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, देन एक स्पेसिफिक टाइप की एनाइसोगैमी थी आपकी ऊगैमी। वर्ड सुन सुन के याद आ रहा होगा, हम कुछ पूछेंगे नहीं, जस्ट एक बार सुन लो और रिवाइज कर लो, ओके। इन सम एल्गी, एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क करो।
the two gametes are so similar in appearance means morphological, that it is not possible to categorize them into male and female. मतलब दो गैमेट रखे हैं, उसको देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट। ओके, किस किस में होता था आपको क्लैडोफोरा याद हो तो? ठीक, दोनों के पास फ्लैजिला था, क्लैडोफोरा एल्गी, तो वहां पे क्या था? आइसोगैम। दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स, आइसोगैम। होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म द आइसोगैमी। जो फ्यूजन होगा सिनगैमी का टाइप हो जाएगा आइसोगैमी। क्यों? क्योंकि आइसोगैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोगैमी। गैमेट क्या हो जाएंगे? आइसोगैमेट। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, याद आया कुछ? ओके, हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ, अब देखो ये मेजॉरिटी लिख दिया, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, एल्गी की बात कर दिया। नाउ मेजॉरिटी ऑफ, यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम लिख भी लो, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास मत लिखना क्योंकि वो दोनों कैटेगरी में आ जाता है, ऊगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, सब कुछ शो करता है, तो आता है ऑप्शन में, बच्चे गलत कर देते। However, in a majority of sexually reproducing organisms, मैंने इसलिए बार बार मैं वार्न कर रही हूँ, इस चैप्टर इजी है लेकिन इस चैप्टर का रेंज बड़ा मिक्स है। एक लाइन में इसने एल्गी की बात कर दी, दूसरी लाइन में इसने सारे ऑर्गेनिज्म को ले आया, समझ रहे हो? तो हाउएवर इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसने रेंज क्रॉस कर दिया भाई, एनिमल प्लांट सब कुछ आ गया। द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स दैट आर हेट्रोगैमी। ओके, जब दोनों डिफरेंट है तो उसी को आप बोलते हो एनाइसोगैमी। या एक सेम नहीं रह गए तो क्या हो गया? डिफरेंट है, हेट्रोगैमेट। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। प्लांट के केस में अपन एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, एनिमल के केस में अपन स्पर्म बोलते हैं। एंड अगेन आई रिपीट, प्लांट के केस में स्पर्म वर्ड यूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सीड, स्पर्मेटोफाइटा, सीड बियरिंग, सीड फॉर्मिंग प्लांट्स, फाइटा मीन्स प्लांट, स्पर्म मीन्स सीड। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, वही बात है यहाँ। तो यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया है एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड याद है किस स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा? चलो नहीं पूछते हैं, हम ही बता रहे हैं, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, दो स्ट्रक्चर थे। आपको दिख रहा था कि एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म हो रहे थे जो कि मोटाई। गुड, चलो सुनो फिर। तो इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म। प्लांट के केस में लिखते चलो पेंसिल से थोड़ा, एनिमल के केस में, क्योंकि मेल गैमेट की बात हो रही है ना बेटा, तो यहाँ सीड की बात नहीं हो रही है, तो एकदम क्लियर रहो माइंड में। जूलॉजी में स्पर्म का मतलब होता है मेल गैमेट, एंड बॉटनी में स्पर्म का मतलब होता है सीड, एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द एग और ओवम। ओके, अब देखो कुछ चीजें रिकॉल करा देते हैं। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। ऊगैमी इज द टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। अगर आपको इनको दोनों में एकदम बहुत क्लोजली डिफरेंस की बात आ रही है तो आइसोगैमी इज, फिर से दो कैटेगरी हो जाती है, ये भी पढ़ाया हुआ है। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है आपका जेनेटिकली या तो फिजियोलॉजिकल, आप बोल सकते फिजियोलॉजी उसकी। तो मॉर्फोलॉजिकल से फिजियोलॉजिकल से कंप्लीट आइसोगैमी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दिख भी एक जैसे चल रहे हैं, चल भी एक जैसे रहे हैं, मूवमेंट भी एक जैसा है, तो कैसे हो गए वो? कंप्लीट आइसोगैमी। फिर आइसोगैमी में टाइप्स मैंने उस टाइम बताया था एल्गी पढ़ाते वक्त कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, तो उस टाइम में आप आइसोगैमी के टाइप्स देखते हो। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दैट इज एनाइसोगैमी। और एनाइसोगैमी और ऊगैमी में अगर आपको फिर भी डिफरेंस आता है, तो एनाइसोगैमी
दोनों के देखो शेप एंड साइज अलग अलग दिख रहे हैं, दैट इज ओके दोनों केस में। बट बट यहाँ पे क्या है, बोथ मोटाई, फिर से एनाइसोगैमी के भी टाइप्स हो जाते हैं, बोथ मोटाई, देन इट इज नोन एज एनाइसोगैमी। और ऑब्वियसली एग जो है वो लार्जर इन साइज होगी, स्पर्म जो है या एंथ्रोजॉइड्स जो है वो स्मॉलर इन साइज होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, क्लियर, एंड मोर एक्टिव होगा। इसलिए हमेशा मूवमेंट कुछ कौन शो करता है, यूनिवर्सली मूवमेंट मेल गैमेट शो करता है, क्लियर, ठीक है। एंड फीमेल गैमेट कैसा होगा, लार्जर इन साइज है, तो दोनों गैमेट के साइज अलग हो गए, तो ये वैसे ही क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। और एक स्लो हो रहा है, एक फास्ट हो गया, तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होगा। याद आ गया, ओके है। एंड ऊगैमी में क्या है, एनाइसोगैमी और ऊगैमी दोनों में ही डिफरेंस पूछ रहा है, तो सिंपल सा आप इमेज, यही छोटी सी इमेज बना के रखो। ऊगैमी में एग मोटाइल नहीं होगा, एग नॉन मोटाइल। हमारे लेवल तक अभी इतनी कहानी पता होनी चाहिए। फिर एनाइसोगैमी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, वो सब अभी नहीं देखो, ठीक है। और ऑब्वियसली एग लार्जर इन साइज है, एंड अब मोटाइल तो सिर्फ स्पर्म रह गया, तो स्पर्म मूव करके एग के पास आएगा, तो दैट इज आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। तो यहाँ पे भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। सही है बच्चा, क्लियर। अब देखो एनाइसोगैमी को अगर आप डिफरेंट देख रहे हो, तो एनाइसोगैमी ऑफ मोटाइल गैमेट, ooगैमी नॉन मोटाइल एग सेल, ये आपको याद रखना, एंड मोटाइल स्पर्म सेल। एनाइसोगैमी बोथ आर नॉन मोटाइल, कम केसेस देखने को मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी कम दिखता है, ये सबसे कम। एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियम की कहानी कुछ रिकॉल कर लो, तो आपको पता है वहां पे एंथ्रीडियम बनेगा, तो उसके अंदर एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडिया फॉर्म होगा, एंथ्रीडिया के अंदर जो डिवीजन होगा उसके रिजल्टेंट एंथ्रोजॉइड फॉर्म होंगे और वो मूव करेंगे। सेम वे में आर्चिगोनियम प्रेजेंट होगी, तो आर्चिगोनिया के अंदर आर्चिगोनियो, इसको जो स्टॉक है होल्ड किया है, दैट इज एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। उस पे जो ये किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिवर वर्ड का बेटा, रिक्सिया मार्केंसिया याद हो तो उसका, ठीक है। देन उसके अंदर फिर आर्चिगोनिया के अंदर एग का फॉर्मेशन हो, जेमा कप पूरा डिटैच्ड हो जाएगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता था, और पूरा का पूरा ये थैलस को डेवलप करता। दे आर थैलस, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट की जगह इनमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, राइजोइड, मार्केंसिया रिक्शिया दोनों में देखा था, ओके। अब जो इमेज पूछा जाएगा उसको ध्यान में रखना है आपको, ये आइसोगैमी को शो कर रहा है, ये भी एनाइसोगैमी को शो कर रहा है, एंड ये ooगैमी को शो कर रहा है। यहाँ पे होमोसेपियंस का एग्जांपल दे दिया है, तो एनाइसो में ये क्या है, ooगैमी। अब एग्जांपल देखो, आइसोगैमी में क्लैडोफोरा का यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क कर लो। हेट्रोगैमेट्स में फ्यूकस, अगेन दिस इज एल्गी, ठीक है। हेट्रोगैमेट में होमोसेपियंस। यहाँ से आप एग्जांपल निकालना है आपको, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है बेटा। कारा एल्गी याद है क्या किसी को, कारा एल्गी, कारा एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज अभी नहीं कुछ मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत। नाउ आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों ऑलवेज ट्रू नहीं है, आपने पढ़ा है सेल्फ पॉलिनेशन, पढ़ा है ना बेटा। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा में, तो नीड पड़ी क्या, दो डिफरेंट इंडिविजुअल की। तो मेन फोकस क्या है, दो इंडिविजुअल होना नहीं है, दो गैमेट होना और दो डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन, दिस इज द मेन फंडामेंटल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए।
फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, देखो ये फिर से ले गया तुम्हें 11th। कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व? ऑफ कोर्स citing such examples in plant is easy। ठीक है, प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, दैट इज बाइसेक्सुअल, और ऑन द डिफरेंट प्लांट्स दैट इज यूनिसेक्सुअल। अब चलो फिर से वही कहानी आ जाता है एक बार। बाइसेक्सुअल, या चलो अभी ये कंप्लीट कर लेते फिर एक बार हम समराइज करा। इन सेवरल फंजाई, बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों गैमेट बन रहे हैं तो बाइसेक्सुअल हो गया। लाइक मोनोसियस, ठीक है, डिफरेंट प्लांट पे तो यूनिसेक्सुअल होगा, एक मेल फ्लावर बना रहा होगा, एक फीमेल फ्लावर बना रहा होगा, एक स्टेमिनेट बना रहा होगा, एक पिस्टिलेट बना रहा होगा। क्लियर? इन सेवरल फंजाई, फंजाई के केस में आ जाते हैं, एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथेलिक, होमो मीन्स अगेन सेम, थैलस मीन्स थैलस उसकी बॉडी जो होती है। अब आपको फिर से एक बार रिकॉल कर लो, थैलोफाइटा अगर आप बोलते हो तो थैलोफाइटा में आपके आ जाते हैं लाइकेन, फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, लाइकेन, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ये सब आपके आ जाते हैं थैलोफाइटा। जब पूछा जाए तभी बता, हर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, फंजाई प्लांट में नहीं है, ओके, अपने आप में किंगडम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फंजाई के अगर एक ही थैलस पे दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? होमोथेलिक। मोनोसियस are used to denote the bisexual condition, and heterothelic, dioecious are the terms used to describe unisexual condition। चलो अब इसको एक लाइन में लिख लो। देखो तुम क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं तुमको। एक तो देखो तुम, होमोथैलस, होमोथैलस इज इक्वल टू मोनोसियस, ये टर्म एक ही है, एक ही थैलस पे दोनों सेम, ठीक है, मोनो एक, सेम। एंड कैसा है ये? जब सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेक्स ऑर्गन एक पे ही प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल। तो होमोथेलस, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल साइनोनिम्स हो गए। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हेट्रो, दो थैलस चाहिए, हेट्रोथैलस, डायोसियस, दो थैलस है तो दो ऑर्गेनिस्ट चाहिए आपको, डायोसियस। सेक्सुअलिटी कैसी है बेटा? दो है यूनिसेक्सुअल, एक पे एक सेक्स ऑर्गन बन रहा है तो यूनिसेक्सुअल। दीज ऑल आर साइनोनिम, तो कोई गलती नहीं करना है, कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो होमोथेलिक वर्ड यूज कर रहा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द मोनोशियस, किसके रिस्पेक्ट में? थैलोफाइटा के रिस्पेक्ट में थैलोस, थैलस वर्ड आएगा। अदरवाइज आप जान लो एक ऑर्गेनिस्ट के अंदर दोनों सेक्शन, एक यहाँ से एक लेना, यहाँ से टू, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिस्ट के अंदर मोनोसियस। और एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे आप एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है बच्चा? इस तरीके से शॉर्ट में लिख लो, इसको नहीं भूलोगे फिर को। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म होमोथैलस, हेटेरोथैलस हो गया, एंड डायोसियस आर द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इन फ्लावरिंग प्लांट, अब आओ जो फिर से फ्लावरिंग में आ गया, हर सेंटेंस में जंप है बेटा यार। द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, स्टेमिन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? किस रिंग का पार्ट है? फ्लावर की फोर रिंग, चलो हम ही बताते हैं, फ्लावर की फोर रिंग, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम, इस सीक्वेंस में रहती थी। कैलिक्स का सेपल, कोरोला का पेटल, एंड्रोसियम का स्टेमिन, वहां से वर्ड ले लिया स्टेमिनेट, मतलब मेल फ्लावरिंग प्लांट। ओके, मेल फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट।
दैट इज बियरिंग स्टेमन, वाइल पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर हो जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ गायनोशियम प्रेजेंट हो, एक सिंगल गायनोशियम की यूनिट पिस्टिल, कार्पल, वहां से टर्म आ जाता है पिस्टिलेट, और बियरिंग पिस्टिल्स। ओके, अब ये सब आपने जगह जगह पढ़ रखे हैं, जरा इनको इमेज बेसिस आएगा तो ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है, क्लाइटेलम। कल पूछा भी था ना मैंने कि अगर एडल्ट और मैच्योर रिप्रोडक्टिव अर्थवर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो मॉर्फोलॉजिकली आप क्लाइटेलर रीजन को देख के, क्लाइटेलम को देख के आप बता सकते हो कि ये यंग अर्थवर्म है या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव अर्थवर्म। ओके, अब इसके अंदर के कुछ आपको, क्योंकि यहाँ पे मेटामेरिस दिखती है आपको, सेगमेंट रिपीटेड दिखते हैं, तो अंदर के सेगमेंट दिखा के यहाँ पे दिखा रहा है कि टेस्टिस भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है, और अर्थवर्म एक ही है। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, हर्मेफ्रोडाइट। ओके, क्लियर है? किसी को याद है ये स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? याद है तो बढ़िया, नहीं तो आगे बढ़ते चलो, सब पढ़ा देंगे हम बाद में, रिवाइज तो करोगे ही अभी। चलो ठीक है, स्पर्मेथिका है वैसे वो। तो टेस्टिस और ओवरी एक ही ऑर्गेनिस के अंदर दिख रहा है। फिर आपने कॉकरोच को भी मॉर्फोलॉजिकली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल एंड फीमेल के में डिफरेंस करके। एनल साइल उसके लिए था आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मेल और फीमेल आपको दिख रहा है, तो दीज आर डायोसियस, ये मोनोसियस। इस तरीके से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना है। तो ये आ गया आपका कारा एल्गी। कारा एल्गी वो एल्गी है जिसमें पहली बार डेवलप्ड एंथ्रीडियम और ऊगोनियम रिपोर्टेड हुए थे। वेल डेवलप्ड मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखे थे, अदरवाइज नहीं दिख रहा था। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर मोस्टली स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड, जिसमें जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ब्रायोफाइटा में पहली बार रिपोर्टेड हुआ था, उसका एक लिंकिंग एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन को याद रखना है आपको कारा एल्गी में। फिर ये ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, इनका फॉर्मेशन यहाँ से एमसीक्यूज बनाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस, बायसेक्सुअल। ठीक है, फिर कॉकरोच में ही, अच्छा कॉकरोच का मेल उधर चला गया, फीमेल इधर आ गया, तो फीमेल और ओवरी, तो दोनों ऑर्गन आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉकरोच में दिख रहा है, तो दे आर डायोसियस। फिर आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है मार्केंशिया का, मार्केंशिया क्लियर। एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडिया को प्रेजेंट होगा। आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियम को पेयर करेगा। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे है, तो कैसा हो गया, ये डायो हो गया। जस्ट इसी तरीके से, कोई हम रट के थोड़ी ना बैठे, हम भी देख देख के बोल रहे हैं बेटा सामने, ऑब्जर्व करो और बताओ, डायो हो गया। देन आपको फ्लावर दिख रहा है, एक परफेक्ट फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होता है। परफेक्ट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। चारों रिंग प्रेजेंट होगी, ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट। इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल। अब ये याद आ रहा है कुछ, ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं है, यहीं पे देख लो, ये सबसे आउटर वाला हो गया कैलिक्स, ये कलर्ड वाला आपका पेटल या कोरोला बोल लो, ये स्टेमेन, ये पिस्टिल। तो आपको 4 रिंग्स दिख रही है। क्या लिखा है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, रेंज है पूरा, प्लांट और एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट अर्थवर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, मोनोसियस प्लांट कारा, डायोसियस प्लांट मार्केशिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो। ठीक है, कुकुरबिटा का आपने सरसों का मस्टर्ड फ्लावर देखा था। अब ये देखो ना, इससे रिलेटेड आपने वहां पे पढ़ रखा है सारा, 3 फैमिली पढ़ रही है, लेगुमिनेशी पढ़ी हुई है। ठीक है, वहां पे आपने फ्लोरल डायग्राम देखा था, फ्लोरल फॉर्मूला देखा था, उसमें आप ये सब चीजें पढ़ तो चुके हो कि कितने नंबर ऑफ पिस्टिल होते हैं, फ्यूज होंगे,
ग्रुप में होंगे, डिफरेंट हैं, फ्री हैं, सेपल पेटल का कैसे एस्टिवेशन क्या है, तो सब आपने पढ़ रखा है जनरल। तो वही सब चीज यहाँ लिखा है बेटा। यस, इस पर मैं ठीक ही थी। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, मोनोसियस और ऑन सेपरेट डायोसियस। सम एग्जांपल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स, अभी एग्जांपल लिख लेना है मार्क करके। कुकुरबिटा मतलब सरसों, मस्टर्ड, और भी बहुत सब आ जाता है कुकुरबिटा में तुम्हारे। कुकुरबिटा, कुकुम्बर वगैरह सब यहीं पे आएंगे। एंड कोकोनट, तो कुकुरबिटा, कोकोनट, ये हो गए मोनोसियस। एंड डायोसियस पपाया एंड डेट पाम, सारे एग्जांपल एक तरफ, एनसीईआरटी के एग्जांपल एक तरफ। तो लिख लो इनको, टेबल बना लेना छोटे छोटे। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। अब इसमें क्या है? यहाँ पे बताओ, मेल गैमेट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है ना बेटा, एक स्टेमिनेट फ्लावर है मतलब सिर्फ उसमें 3 रिंग प्रेजेंट है और 3rd रिंग एंड्रोशियम की है। एक पिस्टिलेट फ्लावर है मतलब उसमें अगेन 3 रिंग प्रेजेंट है और 3rd रिंग क्या है उसमें? गायनोशियम की। पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट। ओके, ये तो हो गया आपके प्लांट की कहानी। खुद ही बुक ही बोल रही है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज either male or female, unisexual, or are there species which possess both reproductive organs? Bisexual, पता है हमें, है bisexual animals भी हैं, lower animals. You probably can make a list of several unisexual animal species. ठीक है, एक several जो आपकी broad list बनेगी वो तो unisexual की ही बनेगी, bisexual की छोटी बनेगी। ठीक है, अर्थवर्म जैसे आ गया, शुरू से हम लोग देख रहे हैं। स्पॉन्जेस, टेपवर्म एंड लीच टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पॉजेस। अगेन एग्जांपल मार्क करो। that possess both male and female reproductive organs are known as hermaphrodite. Cockroach is an example of a unisexual species, इमेज में भी देख लिया। तो ये हो गया आपका सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब एक दूसरा क्वेश्चन है उसका, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन को ही देख रहे हो, तो गैमेटोजेनेसिस में आपको एक रेंज पता है बेटा कि यहाँ पे जो रेंज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को फॉर्म कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल बेसिस वही है कि एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट, अदर वो बायोसेक्सुअल हो और वो यूनिसेक्सुअल। ओके बच्चा, गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज। हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज क्या हो गया बेटा? अगेन एनाइसोगैमी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, देखने में 2 तरीके के, आर ऑफ 2 टाइप्स मेनली, मेल एंड फीमेल। ओके, gametes are haploid always, though the parental plant body from which they, अब देखो फिर से प्लांट में चला गया ये, एनसीईआरटी बहुत घूमती है इस चैप्टर में। प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी एदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये मैंने शुरू में ही बता दिया, या तो 2n से n बनेगा या तो n से n बनेगा, n में कभी मियोसिस नहीं होगी, देयर इज नथिंग लाइक हाफ n। इस तरीके से छोटा सा लिख लिया, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। A haploid parent produces gametes by mitotic division. Does this mean that meiosis never occurs in organisms that are haploid? Yes, क्योंकि there is nothing like half an condition. ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? Yes. Carefully examine the flow chart of life cycle of algae that you have studied in class 11. फिर से तुम्हारे लिए टास्क आ गया, कर लेना संडे को जरा, to get a suitable answer. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब तुम्हें मियोसिस याद हो तो मियोसिस में मैंने ऑलरेडी फिर बताया हुआ था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस का केस जो था वो आपको एल्गी में देखने को मिला था।
ओके, तो आपको वहां पे कंप्लीट लाइफ साइकिल जो थी वो हैप्लॉइड थी, दैट्स वाई आप उसको हैप्लॉन्टिक बोलते हो। एक ही डिप्लॉइड स्टेज था जिसमें जाइगोट बना था, एंड जाइगोट में मियोसिस हो गया था, तो जाइगोटिक मियोसिस आपने बोला था। उसी साइकिल को ये रिवाइज करने को बोल रहा है। नाउ सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, पहली बात गलत, मोनेरा को यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मोनेरा की कोई ऐसी हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात ही नहीं करते बेटा, मोनेरा इज एक अलग है वो। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ पे एक रेंज था जो कैसा है बेटा, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड, फिर आपकी लाइफ साइकिल कितना हैप्लॉइड कितना डिप्लॉयड उससे कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे थी हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा के केस में, फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक, देन डिप्लोहैप्लॉन्टिक, देन डिप्लॉन्टिक। क्योंकि हैप्लॉइड फेज इज जस्ट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको बस हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आपको सीड हैबिट याद आया, और याद आएगा कि यहाँ पे टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हुआ था, फिर यहाँ सीड फॉर्मेशन हुआ था, देन यहाँ फ्लावर फॉर्मेशन हुआ था। बट मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे डिप्लॉयड डिप्लॉयड हो गई थी, और यहाँ पे इंटरचेंजेबल था, लोअर में प्रोथैलस बन रहा था। अब हम उस पे नहीं जा रहे हैं अभी, तुम लोग थोड़ा सा ये दे लो ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो एक बार हम उसको रिवाइज करा दो। Okay, and most of the animals, including human beings, the parental body is diploid. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gamete. अगर डिप्लॉयड बॉडी को गैमेट हैप्लॉइड प्रोड्यूस करना है तो आप ऑब्वियसली गैमेट है तो हैप्लॉइड ही होगा, तो उसको क्या डिवाइड करना होगा बेटा, उसको मियोसिस करना होगा। रिडक्शनल, 2n से n इज ऑलवेज रिडक्शनल, एंड से n इक्वेशनल, 2n से 2n इक्वेशनल। ये सेल डिवीजन चैप्टर की बात हो गई। कई सारे चैप्टर अब मिक्स हो रहे बेटा दिस, इसलिए मैं तुम लोग को पिछले 2 महीने से बार बार बोलती थी कि रिवीजन रिवीजन और चीजों को थोड़ा सा अब रखना पड़ेगा दिमाग में। पता है कल मेरे को, अब मैं तुम लोग को बता दूं कि कल मुझे गुस्साने की वजह क्या थी। मैं डर गई कि तुम्हें जेनेटिक्स कहाँ से समझ में आई। अगर तुमने ये चीजें नहीं अभी तक समझ रहे हो और दिमाग में तुम्हारे रह नहीं रही है, तो जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी ये सब तो कहीं से कहीं तुम लोग उसके कॉन्सेप्ट में जा ही नहीं पाओगे, छोटे बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहे हो अभी। अभी इनहेरिटेंस बाकी है, मॉलिक्यूलर बेसिस बाकी है, बहुत दिग्गज चैप्टर जहां से बच्चे रैंक लाते हैं। उस वक्त पढ़ाते वक्त सेम यही थॉट आया कि भाई इनका जेनेटिक्स में क्या होगा, मैं कैसे पढ़ाऊं इनको। तो अब थोड़ा सा अपना बेसिक्स ये सब देखो ना, बुक बार बार कह रही है तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। वो ऑलरेडी पढ़ा वाला चीज तो वापस तो लाओ, अपने ब्रेन में तो रखो बेटा। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। मियोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो मियोसिस करती हैं, तो आपको याद हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, उसी तरीके। ठीक है, एक स्पोर वाला तो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन वो हर सेल जो मियोसिस कर सकती है। साइटो मीन्स सेल हो जाता है, और यहाँ मियो को मियोसिस से ले जाना है। अभी ये परसों नरसों ये टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्माइनल सेल में मियोसाइट एक ऑप्शन में था, तो ऑब्वियसली वो मियोसाइट होंगे ना, ऐसी सेल जो मियोसिस कर सकते। ओके, गैमेट मदर सेल, गैमेट की मम्मी, उनको बोल दिया हमने मियोसाइट्स, अंडरगो मियोसिस, एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है। और बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, मैंने मियोसाइट में हम क्यों नहीं बोलेंगे, माइटोटिक को क्यों नहीं, अरे भैया ये है ही नहीं, माइटोटिक की बात ही नहीं हो रही है। सेल डिवीजन की वो सेल जो मियोसिस करती है उनको हम मियोसाइट बोलते हैं, ये तुम लोग को सेल डिवीजन में भी पढ़ाया है और यहाँ पे भी लिखी हुई लाइन। At the end of meiosis, only one set of chromosomes get incorporated into each gamete. अब ये क्रोमोसोम दे तो भी वन सेट याद रखना है, और ये क्रोमेटिड है, ये भी क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में था क्रोमेटिड होगा, तो बेटा वो भी तो वही तो फ्यूचर क्रोमोसोम है। चलो मैं खैर ये सब बात अभी तुम लोग कनेक्ट करोगे तो ज्यादा ही उलझ जाओगे। फ्यूचर क्रोमोसोम क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई थी
मियोसिस टू में, तभी तो वो क्रोमोसोम बनाएगी ना। तो हर चारों गैमेट, जैसे ये इमेज लगाया हुआ था मैंने, तो ये चारों गैमेट जब बन रहे हैं तो यहाँ पे बेटा ये चारों गैमेट में ये जो क्रोमोसोम आएगा, यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है वो कहाँ से आ रहा है? वो सिस्टर क्रोमेटिड को ही तो अलग होने से बन रहा है ना। आपने सिस्टर क्रोमेटिड को अलग किया। सिस्टर क्रोमेटिड को अलग किया तो ये वन, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये एक आ गया, तो ये है तो क्रोमेटिड। लेकिन ये फ्यूचर में क्रोमोसोम की तरह भी आप करेंगे ना। अब जब हम कहें स्पर्म, तो स्पर्म के अंदर क्रोमेटिड नहीं होता, क्रोमोसोम होता है। हम कहें ओवम, तो ओवम के अंदर क्रोमेटिड नहीं होता, क्रोमोसोम होता है। बट दे आर द प्रिकर्सर बेटा। ओके, कहाँ गए हम? एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस चैप्टर को, इस इन लाइनों को समझने के लिए आपको सेल डिवीजन का मियोसिस समझना, रिवाइज करना हो। समझना नहीं है, रिवाइज करना, ऑलरेडी पढ़े हुए। तो मियोसिस फ्री होते ही जब लगे कि तुम्हारे पास लोड कम है, एक दिन बैठ जाओ, दो लेक्चर होंगे मियोसिस के, उसको देखो, वापस से रिवाइज करो। क्या एनसीईआरटी से रिवाइज करो, नोट से रिवाइज करो। Carefully study table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organelles. चलो पढ़ते हैं। Is there any relationship in the number of chromosome of myocyte and gamete? बताओ, रिलेशनशिप होगा? रिलेशनशिप तो है ना बेटा। मियोसाइट वो सेल है जो मियोसिस कर सकती है। ओके, अच्छा, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ 2n में हो रहा है, तो यहाँ पे आप कभी ये मत समझना कि n वाली भी तो गैमेट बना रही है। ये अच्छा, एक निरंजन है, उसने पूछा बेटा n वाले गैमेट बना रहे हैं बेटा, तो आप इसको मियोसिस नहीं करा सकते, ये माइटोसिस से गए। उस केस में ये पेरेंटल सेल की सेल, जर्माइनल सेल, मियोसाइट नहीं कहलाएगी। समझे बात को? बच्चा समझ में आया? हाँ या ना, एकदम ईमानदारी से बताओ। ईशा, कश्मीरा, मनाली, फरेहा, प्रतीक, पार्थ, श्रावणी, पृथ्वी, श्रुति, श्वेत, एलम, आयुष, अरे यार, क्लियर है सबको? समझ में आ रही ना बात, हम क्या बोल रहे हैं? मियोसाइट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अभी आया था, इसलिए मैंने इसके दोनों तीनों एंगल तुम्हें बता दी। Is there any relationship in the number of chromosome of myocyte and gamete? Yes, this is always reductional. यही रिलेशनशिप है, हमेशा मियोसाइट का डबल होगा कंपेयर टू गैमेट। चलो फटाफट ये चार्ट भरना है, कुछ नहीं, मैथ्स नहीं है यहाँ पे सिंपल n और 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। एक कहीं पे इसके वैल्यू दिया होगा, कहीं पे इसकी वैल्यू दिया है, जहाँ इसकी वैल्यू निकालना वहां डिवाइड बाय 2 कर लेना, ठीक है। और जहाँ पे नहीं दिया वहां डबल कर लेना। चलो यहाँ पे जैसे दोनों दिया हुआ है 46, 23, 12 एन, बताओ डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फास्ट फास्ट, यस, फिक्स, कोई डाउट नहीं। चलो 21 इधर डबल करना है, 42, चलो हम ही कर रहे हैं, तुम लोग बताओ। 78 2n है, हाफ करना है, कितना हो जाएगा? 39। गलत हो तो बता देना तुम लोग, ठीक है। 19 डबल करना है, मतलब 2n निकालना है, डबल करो, 38, 38, फ्रूट फ्लाई, 2n है 8, हाफ करना है, n बताना है 4। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लेता है। ओफियोग्लॉसम, फर्न है, फर्न, फर्न बता दो जरा मेरे को, डिवीजन कौन सा है ये बताओ। फर्न किस डिवीजन में आते हैं? 630, 630 इंटू 2, फिर 60, 60, चेक करना एक बार, करेक्ट है, गुड। देन एप्पल,
34 हाफ करना है बेटा। राइस, ये 2n है, ये n है। ठीक है, मेज हाफ करना है 10। ठीक है, पोटैटो डबल करना है 24 24 दूनी 48। 380 का हाफ करना है मिस 190। 8 का डबल करना है 16। हो गया फिल। कुछ गलत तो नहीं हुआ है मेरे से? देख लेना एक बार, चेक कर लेना, वैसे होना नहीं चाहिए। डिवीजन टेरिडोफाइटा, यस गुड। पॉलीपोडियोफाइटा क्या होता है बेटा? यानी यार डिस्कवरी मत करो, टेरिडोफाइटा ना। वन जो आता है लोअर टेरिडोफाइटा में आता है। सेलेजिनेला, इक्विसिटम, ये सब हायर टेरिडोफाइटम। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। क्लियर है? चलो, अभी यहाँ से किसी को कोई क्वेरी? यहाँ से कुछ ऐसा बताया भी नहीं है मैंने बेटा जिसको आज दोबारा बैठ के पढ़ना है, आई थिंक। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं देना आज वाले पोर्शन में। अब गैमेट ट्रांसफर वाला पोर्शन कल देखते हैं, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चैप्टर होगा। क्लियर है? तो ये सारे नोट्स जरा बना लो, अच्छे से इनको रिवाइज कर लो, प्लस अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी करते रहो। मैंने बोला था किसी भी पोर्शन का रिवीजन चले थर्सडे तक मुझे बता देना, तो एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। आज थर्सडे है। कोई भी चीज जो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे 7 चैप्टर से आपको रिवीजन चाहिए तो आप मुझे आज बता दो। उसको हम लोग कल या परसों में एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, एक्स्ट्रा क्लास में उसको करा दो। ओके, चलो अच्छे से कंप्लीट कर लो ह्यूमन फिजियोलॉजी। अपने हाथ में रखो यार, 22 to 25 क्वेश्चन अपने हाथ में रखो, ये हमेशा के लिए पैक करो। चलो बाय बच्चा।